मॉर्निंग क्लास। आपका हमारा इंस्टीट्यूट काव्यांजलि कैरियर इंस्टीट्यूट बहरौड में स्वागत है। हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हमारे टॉपिक का नाम था, जो हमने टॉपिक शुरू किया था, बायोटेक की एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कि बायोटेक का हम एग्रीकल्चर में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर में हम जो बायोटेक का यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो हमारा जो आज का पॉइंट है वो है सबको विजिबल हो रहा है? एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। या इसी को ही हम कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो बायोटेक की हेल्प से हम एग्रीकल्चर में क्या इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं उनकी हम बात करेंगे। तो वो एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं जिनका हम बायोटेक में यूज़ कर रहे हैं। बायोटेक की हेल्प से, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में हम क्या क्या चीज़ें नई नई बना रहे हैं। ओके, तो हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था। तो हमने फर्स्ट पॉइंट जो डिस्कस किया था वो हमने बात करी थी प्लांट टिश्यू कल्चर की या प्लांट सेल कल्चर की। ये आर्टिफिशियली हम उसको क्या इन विट्रो कल्चर कर रहे हैं ना, इन विट्रो कल्चर की हमने बात करी। आर्टिफिशियल सीड फॉर्मेशन की बात करी, आर्टिफिशियल सीड फॉर्मेशन की हमने बात करी। फिर हमने यहाँ पर स्ट्रेस टॉलरेंट प्लांट स्पीसीज का फॉर्मेशन किया। स्पीसीज का क्या किया? फॉर्मेशन किया। जैसे कि इंसेक्टी इंसेक्टिसाइडल एजेंट के फॉर्मेशन द्वारा हमने प्लांट को इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस बनाया है। इंसेक्टिसाइडल एजेंट का फॉर्मेशन हमने किया ताकि प्लांट को इंसेक्ट हार्म ना कर सकें और जो हमारे प्लांट है, जो क्रॉप है, वो क्रॉप इजीली ग्रो कर सके। राइट? इंसेक्टिसाइडल एजेंट या फिर पैथोजन रेजिस्ट बनाया। रेजिस्टेंट बनाया। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख चुके हो। इसका जो एग्जाम्पल था हमारे पास बीटी टॉक्सिन, जिसमें हमने बीटी कॉटन की बात करी, बीटी ब्रिंजल की बात करी। इसमें हमने बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल की बात करी।
ये पॉइंट हम देख चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, हमने पेस्टिसाइड्स बनाए कि कुछ पेस्टिसाइड्स भी होते हैं, जो कुछ पेस्ट ऐसे होते हैं निमेटोड्स, कुछ पेस्ट्स भी होते हैं निमेटोड्स जो प्लांट स्पीसीज को नुकसान करते हैं। तो उनके लिए भी हमने यहाँ पर क्या किया है, वो जो पेस्ट हैं वो प्लांट को हार्म ना करें और हमारी क्रॉप इजीली ग्रो कर जाए, उस क्रॉप को कोई नुकसान ना हो। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, पेस्टिसाइड्स बनाए। हमने क्या बनाए, पेस्टिसाइड्स बनाए। और इसका एग्जांपल हमारे पास है, इसमें हमने RNA इंटरफेरेंस टेक्निक का यूज़ किया। किसका यूज़ किया, RNA इंटरफेरेंस टेक्निक का। अब RNA इंटरफेरेंस टेक्निक क्या होती है ये हम बताएंगे, आगे डिस्कस करेंगे। सिंपल सा पॉइंट ये है कि कुछ पेस्ट, कुछ निमेटोड्स होते हैं जो हमारी प्लांट स्पीसीज को हार्म कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, हमारी प्लांट स्पीसीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमने ऐसी मैकेनिज्म यूज़ करी RNA की। क्या करता है, जैसे DNA से DNA बन रहा है, उसे हम बोलते हैं DNA रेप्लिकेशन। इसे क्या कहते हैं, DNA रेप्लिकेशन। अब उस DNA से अगर RNA बनेगा, डिफरेंट टाइप के RNA होते हैं, कुछ कैटालिटिक होते हैं, कुछ नॉन कैटालिटिक होते हैं। कुछ RNA जो होते हैं वो कैटालिटिक होते हैं, कुछ नॉन कैटालिटिक होते हैं। जो नॉन कैटालिटिक RNA हैं वो आपके एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करेंगे, और जो आपके कैटालिटिक हैं वो आपके किसी एंजाइम के वर्क को इन्हांस करेंगे, उसी एंजाइम एक्टिविटी को सप्रेस करेंगे, एक एंजाइम परफॉर्म करेंगे, एंजाइम की तरह वर्क करेंगे, राइट। तो यहाँ पर इस RNA से mRNA, tRNA, डिफरेंट टाइप के RNA बन रहे हैं। जो mRNA बनेगा ना, अभी वो mRNA यानी कि जो RNA से एक mRNA बना है, अब वो mRNA आगे जाके किसी प्रोटीन को कोड करेगा, राइट। और हमारे किसी भी चीज़ के फंक्शन के लिए कोई ना कोई प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होता है, कोई ना कोई प्रोटीन ही तो रेस्पॉन्सिबल है। जैसे कि आपकी हाइट के लिए कोई जीन होगा, वो जीन किसी प्रोटीन की हेल्प से बन रहा है। आपके आइज के कलर, हेयर के कलर के लिए, आपकी हाइट के लिए कोई जीन रेस्पॉन्सिबल है। उस जीन के द्वारा ही तो कोई प्रोटीन बना है जो आपके लिए इन चीज़ों के लिए फंक्शनेबल है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उस प्रोटीन का जो फॉर्मेशन हो रहा है, उस प्रोटीन फॉर्मेशन को हम बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। अगर प्रोटीन फॉर्मेशन हमने ब्लॉक कर दिया, और ब्लॉक करने के लिए हम यहाँ पर इस टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, RNA इंटरफेरेंस। और प्रोटीन नहीं बनेगा तो फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा तो वही निमेटोड क्रॉप को खा नहीं पाएंगे। ओके, ये पॉइंट क्लियर। अभी और डिस्कस से देखेंगे, अभी सिर्फ पॉइंट ओवरव्यू चल रहा है। फिर हमने बात करी वीडिसाइड्स की। वीड्स वो होते हैं जो क्रॉप के साथ साथ अनवांटेड क्रॉप उग जाती हैं। जब अनवांटेड क्रॉप हमारी क्रॉप के साथ उग रही है ना, तो अब अनवांटेड क्रॉप में क्या होगा, कंपटीशन होगा हमारी क्रॉप के साथ। किसको लेकर, फूड को, न्यूट्रिशन को, टेम्परेचर को, वाटर को लेकर कंपटीशन होगा। इस कंपटीशन की वजह से हमारी क्रॉप का प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो भाई कंपटीशन ना हो, और अनवांटेड जो क्रॉप है वो हमारे किसी काम की नहीं, अनवांटेड है वो, उसको हमने चाहा नहीं है, वो उग गई, उसको न्यूट्रिएंट मिला और वो ऑटोमेटिक उग गई। ठीक है, तो उस फसल को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, हटाना है। तो हटाने के लिए हमने वीडिसाइड का फॉर्मेशन किया है। क्या किया है, वीडिसाइड का फॉर्मेशन किया है। वेजिटेबल, एंड नेक्स्ट है हमारे पास वेजिटेबल्स एंड फ्रूट राइपनिंग में भी हमने बायोटेक का हेल्प लिया है। ये पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। भाई कैसे हेल्प लिया है, भाई आपने देखा होगा जो आपके टमाटर होते हैं, टमाटर, टोमेटो, जो टमाटर हैं वो समय आने पर पक जाते हैं। पक गए, पकने के बाद वो पेड़ से गिर जाते हैं, गिर गए।
अब जब पक गए गिर गए तो जल्दी ही क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। कुछ समय बाद अगर उनको यूज़ नहीं किया गया तो वो ख़राब हो जाएंगे। अगर उनको हमने यूज़ नहीं किया तो वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। अब भाई किसान लोग हैं, उन्होंने अपनी फसल को उगाया है, उन्होंने अपनी फसल को उगाया है और अब उन्होंने स्टोर करना चाहा। स्टोर कर रहे हैं कि समय आने पे हम उसको सेल करेंगे या फिर मार्केट में जाके बेचेंगे। अब वो उस फसल को जब बेचने जाते हैं उससे पहले अगर वो फसल ख़राब हो जाती है, वो क्रॉप ख़राब हो जाती है, तो कुछ किसान को जो क्रॉप में उसने उगाने में जो इन्वेस्ट किया था उसको उतना प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा ना। क्या होगा, उसकी क्रॉप की यील्ड भी कम हो गई। यील्ड कम क्यों होगी, फसल ख़राब होने की वजह से। फसल ख़राब होने की वजह से उसकी क्रॉप यील्ड कम हो गई। क्रॉप यील्ड कम हो गई, अब जो उसने इन्वेस्ट किया था उतना उसको मिल नहीं पाएगा, तो कहाँ प्रॉफिट में नहीं जा पाएगा, वो लॉस में जा पाएगा। तो अब फ्रूट जो राइपनिंग के लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है वो गैसियस हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, इथाइलिन। तो यहाँ पर हम इथाइलिन के प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। किसके प्रोडक्शन को, इथाइलिन के प्रोडक्शन को। इथाइलिन क्या है, एक गैसियस प्लांट हार्मोन है। अब जब उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा ना, जब उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये प्रोडक्शन कम हो गया है तो अब इथाइलिन जो हार्मोन है किसी न किसी प्रोटीन को बनाएगा। ओके, हार्मोन एक एंजाइमेटिक रिएक्शन परफॉर्म करेगा, तो प्रोटीन बनाएगा। उस प्रोटीन के फॉर्मेशन को भी वो क्या कर देगा, उस प्रोटीन बनने की प्रोसेस को स्लो कर देगा। जब प्रोटीन स्लो बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, इसकी वजह से क्या होगा कि अब जो टमाटर है वो धीरे धीरे पकेगा। ओके, या पकने से पहले टूट भी जाता है तो जल्दी ख़राब नहीं होगा, जल्दी सड़ेगा नहीं। इस तरह किसान की फसल लॉन्ग टर्म तक वो स्टोर कर सकता है, मार्केट में आराम से सेल कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं बिटी टॉफी। इसके अलावा कुछ लैंड ऐसी होती है जो साल्टी लैंड होती है। जैसे कि रेगिस्तान की बात करें, कुछ कैसी लैंड होती है, साल्टी लैंड, कुछ एल्कलाइन। कुछ लैंड में हमारे पास क्या होता है, एल्कलाइन ज़्यादा होता है, या वहाँ पे एल्कलाइन पीएच का कंटेंट ज़्यादा होता है। कुछ जगह क्या होता है, काफ़ी सूखा होता है, काफ़ी क्या होता है, सूखा होता है। तो हमें जहाँ की पीएच एल्कलाइन है, जहाँ बहुत ज़्यादा सूखा है, जैसे रेगिस्तान जहाँ साल्टी लैंड है, वहाँ पर भी हमें किसी न किसी प्रकार की क्रॉप को उगाना है। तो उगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे उन क्रॉप में हम कुछ जीन में चेंजेस कर रहे हैं। वो चेंज कैसे कर पा रहे हैं, बायोटेक के हेल्प से। कहाँ से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के द्वारा हम उन जगह पर हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप को उगा पा रहे हैं, क्रॉप को उगा पा रहे हैं। फिर हम थोड़े ट्रांसजेनिक, तो हम एनिमल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। यहाँ हम बात करते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ क्रॉप्स। जीएमओ क्रॉप्स की भी बात करते हैं। मतलब हम दो डिफरेंट स्पीसीज को एक साथ उगा सकते हैं, जैसे कि हमने आलू और बैंगन को एक साथ उगाना है। तो एक ही फसल में, भाई आलू की फसल अलग है, आलू अलग स्पीसीज है, पोटैटो अलग है। अब हमें ऐसी फसल चाहिए, ऐसी एक सब्जी चाहिए जिसमें आलू भी साथ हो और बैंगन भी साथ हो, जिसमें दोनों का टेस्ट आ जाए। तो हम किसके द्वारा बनाते हैं, वो हम बनाते हैं
जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के द्वारा हम बनाते हैं, GMO के द्वारा बनाते हैं। ये पॉइंट क्लियर? यहाँ तक के सारे पॉइंट ये हम एग्रीकल्चर सेक्टर में इनका यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एडिबल वैक्सीन। इतनी सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं बायोटेक की हेल्प से एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये सभी चीज़ें हम बायोटेक की हेल्प से यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसके अलावा एक पॉइंट और है, कुछ पॉइंट्स और हैं। एडिबल वैक्सीन की बात करेंगे, मैं बताता हूँ। इसके अलावा हम बात करते हैं SCP। क्या होता है देखिए, सिंगल सेल प्रोटीन। एडिबल वैक्सीन हमारे जो प्लांट्स हैं ना, उनके पास कुछ तो मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड खुद बना रहा है। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या कर रहा है? अपना फूड खुद बना रहा है। एक कार्बोहाइड्रेट बना रहा है जो कि ग्लूकोज होता है एक तरह का, और प्लांट इसको स्टोर कर रहा है स्टार्च की फॉर्म में, और एनिमल्स में जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। प्लांट अपना फूड जो होता है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बना रहा है। अब इस फूड को प्लांट जो होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है, और एनिमल सेल में ये जो फूड है जब उसको इंटेक करता है, इंजेक्शन करता है, तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, और हमारे पास न्यूक्लिक एसिड भी है। ये तो इसके बायोमोलिक्यूल्स हो गए। इसके अलावा प्लांट्स क्या होते हैं? कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं, रेजिन, टैनिन, एल्कलॉइड्स। ये प्लांट के वेस्ट मटेरियल होते हैं। प्लांट के क्या हैं? वेस्ट मटेरियल हैं। प्लांट के लिए तो वेस्ट हैं, बट हमारे लिए क्या है? बेनिफिशियल हैं। जो प्लांट के रेजिन हैं, टैनिन हैं, इनसे हम क्या बना रहे हैं? जो हमारे रबड़ हैं, टायर्स हैं, वो बना रहे हैं। ओके। अब प्लांट के जो एल्कलॉइड्स हैं, मॉर्फिन एक्सेट्रा, इनका हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं? ड्रग फॉर्मेशन में, राइट। तो ये हमारे इनसे हम क्या कर रहे हैं? एक एडिबल वैक्सीन बना रहे हैं। और कुछ प्लांट स्पीसीज का हम यूज़ कर रहे हैं सिंगल सेल प्रोटीन बनाने में, कि एक प्लांट सेल को हम ऐसे यूज़ कर सकें या एक एनिमल सेल को ऐसे यूज़ करें ताकि उनमें प्रोटीन का जो कंटेंट है काफ़ी ज़्यादा हो, वो प्रोटीन रिच हो, एज ए प्रोटीन सोर्स की तरह काम करे। वो कैसे काम करे? एज ए प्रोटीन सोर्स, की तरह क्या करे? काम करे। ये थी हमारी एप्लीकेशंस बायोटेक की हेल्प से, राइट। यहाँ तक के पॉइंट किए। और ये जो हैं एप्लीकेशन पोर्शन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, नहीं भी आ सकता, कह नहीं सकते, बट आपका स्ट्रेस टॉलरेंट प्लांट स्पीसीज का जो फॉर्मेशन कर रहे हैं ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। जी, आपके बोर्ड एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ सकता है। और जहाँ जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ कहाँ से क्या क्या आएंगे, किस किस पॉइंट में क्या क्या आएंगे। ओके, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन था और कुछ कुछ चीज़ें थी इनमें। एंड थैंक यू।